नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एम्पियर के परिपथी नियम के अनुप्रयोग। देखो इसके पहले क्लास में एम्पियर का परिपथी नियम खत्म हुआ, अब आएगा एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुप्रयोग। देखो जैसे गॉस का नियम पढ़े थे ना, फिर गॉस के नियम के अनुप्रयोग आया, सेम उसी टाइप से एम्पियर का परिपथी नियम है। अब इसके 4-5 अनुप्रयोग पढ़ना है। पहला अनुप्रयोग क्या है? रिजु रेखीय धारावाही चालक के समीप चुंबकीय क्षेत्र। रिजु रेखीय चालक मतलब असीमित लंबाई का कोई चालक तार होगा, उसके समीप क्या निकालना है? चुंबकीय क्षेत्र। सेम पिछली बार का डायग्राम है, थ्योरी भी लगभग वैसी ही है। माना एक रिजु रेखीय चालक तार कौन सा है? एक्स वाई। माना एक रिजु रेखीय चालक तार कौन सा है? एक्स वाई, जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है एक्स से वाई की दिशा में। मध्य बिंदु मतलब इसके केंद्र ओ से, वृत्त के केंद्र ओ से आर दूरी पर क्या है? बिंदु पी, जहां पर क्या निकालना है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। समझ में आया? अब हाँ तो कैसे नहीं निकाले क्या? ए बालक चुप बैठ, दिमाग खराब मत करो तुम। व्यंजक आया तो क्या उसको पढ़ोगे नहीं? सेम सेम व्यंजक सब लगेगा, सेम है नहीं, याद रखना। देखो इसके मध्य में क्या है? बिंदु ओ। आर दूरी पर क्या है? बिंदु जहां पर क्या निकालेंगे? चुंबकीय क्षेत्र। ठीक, अब देखो बिंदु ओ को केंद्र मानकर, बिंदु ओ को केंद्र मानकर आर त्रिज्या का एक वृत्त खींचते हैं। बिंदु ओ को केंद्र मानकर आर त्रिज्या का एक वृत्त खींच, जो बिंदु पी को स्पर्श करते हुए जाता है। समझ में आया? देखो हमने क्या माना? एक्स वाई एक चालक तार है जिसमें आई धारा एक्स से वाई की दिशा में प्रवाहित हो रही है। इस चालक के समीप किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी। आया? अब हमने क्या किया? इसके मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर क्या है? बिंदु जहां पर क्या निकालना है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब करेंगे क्या? ओ को केंद्र मान लेंगे, आर को त्रिज्या मान लेंगे, और ओ को केंद्र आर को त्रिज्या मानकर एक वृत्त खींच देंगे। समझ में आया? ओ को केंद्र और आर को त्रिज्या मानकर क्या खींचे? एक वृत्त खींचे जो बिंदु पी को स्पर्श करते हुए जाता है। समझ में आया? थ्योरी इस बार लिख लोगे? क्या क्या लिखोगे समझो। माना एक्स वाई एक चालक तार है, माना एक्स वाई एक चालक तार है, या ऐसे लिखो माना एक्स वाई एक रिजु रेखीय चालक तार है, मतलब लंबाई का, जिसमें आई धारा एक्स से वाई की दिशा में प्रवाहित हो रही है। मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी है जहां चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ओ को केंद्र तथा आर को त्रिज्या मानकर एक वृत्त खींचते हैं जो बिंदु पी को, समझ में आ गया? क्लियर है ना? अब एम्पियर के परिपथीय नियम से क्या निकला? एम्पियर का परिपथीय नियम म्यू नॉट आई अरे क्या लिख दिया? बी वेक्टर इंटू डीएल वेक्टर। म्यू नॉट होता है क्या? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहां तक समझ में आया? अब देखो बी वेक्टर इंटू डीएल वेक्टर बराबर क्या होगा? बी डीएल कॉस थीटा। कॉस थीटा का मान 0। अरे मतलब कॉस थीटा 0 करोगे, कॉस 0 डिग्री, तो कॉस 0 का मान 1। तो क्या मिला? बी इंटू बी बाहर हो जाएगा, क्या अंदर में क्या बचा? डीएल। और इसका मान क्या है? 2 पाई। देखो ये किसका मान आया? बी वेक्टर इंटू इक्वेशन नंबर सेकंड। देखो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दोनों का लेफ्ट साइड बराबर, राइट साइड बराबर होना चाहिए। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, म्यू नॉट इंटू बी इंटू, हमें किसका मान चाहिए? अरे बी का, चुंबकीय क्षेत्र बी, तो बी बराबर क्या हो जाएगा? म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय, समझ में आया? निकल गया? यही अभिष्ट व्यंजक है।
समझ में आया कि नहीं आया? यह था एम्पियर का परिपथी नियम का अनुप्रयोग नंबर 1, ऋजु रेखीय चालक के समीप चुंबकीय क्षेत्र। थ्योरी एक बार बता रहा हूं, सुनो। माना क्या लिखोगे, एक ऋजु रेखीय चालक तार एक्स वाई है जिसमें आई धारा एक्स से वाई की दिशा में प्रवाहित हो रही है। इसके मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु जिस पर ज्ञात करनी है होगा। ओ को केंद्र, आर को त्रिज्या मानकर वृत्त खींचते हैं। जो बिंदु पी को नहीं लिखोगे तब भी चलेगा, इतना बस लिख देना। ओ को केंद्र, आर को त्रिज्या मानकर क्या खींचते हैं, एक वृत्त खींचते हैं। समझ में आया? फिर उसके बाद ये इतना लिख देना। क्लियर हुआ? अनुप्रयोग नंबर 1 फिनिश। सेकेंड अनुप्रयोग देखो, पहला अनुप्रयोग क्या था, धारावाही सॉरी ऋजु रेखीय धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकाल लिए। दूसरा अनुप्रयोग है धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र। किसका अनुप्रयोग पढ़ रहे हो, ये पता है कि वो भी नहीं पता? गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग नंबर 2। वेरी गुड। एम्पियर का परिपथीय नियम, उसका अनुप्रयोग नंबर 2। अभी तक वही नहीं पता हमें कि कौन से नियम का अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं और अनुप्रयोग निकालने चले हैं। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है ना, समझना। क्या क्या दिख रहे हैं, पी क्यू आर ए से क्या है, कुंडली परिनालिका, सॉरी पी क्यू आर ए से क्या है, परिनालिका है। समझ में आया? माना पी क्यू आर एस क्या है, परिनालिका। अब इस परिनालिका में मान लेते हैं हम धारा प्रवाहित हो रही है। परिनालिका में क्या प्रवाहित हो रही है, धारा। समझ में आया? अब ये तो जानते हैं। अच्छा एक मिनट, एक चीज और समझो, फेरों की संख्या जानते हो? फेरे की संख्या, अरे लपटा हुआ रहता है ना, जैसे देखो ये कोई भी मेटल है, इसमें जो तार को इस तरह से लपेटते हो ना, वही कहलाता है फेरों की संख्या। मोटर देखियो, मोटर, विद्युत मोटर नॉर्मल, पहले बचपन में बहुत खेले हो, उसमें इस तरह से तार गूंथा हुआ रहता है ना गोल, वही कहलाता है फेरों की संख्या। समझ में आया? तो इसमें भी हमने क्या मान लिया, फेरों की संख्या क्या है, एन है। समझ में आया? अब देखो, जब किसी परिनालिका में हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, कोई भी परिनालिका हो, अगर हम उसमें क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो वो एक दंड चुंबक की भांति कार्य करेगा, दंड चुंबक की तरह कार्य करता है। ये तो हम जानते हैं, जैसे चालक में धारा प्रवाहित की हो, ये भी एक चुंबक की तरह कार्य किया था। वैसे परिनालिका में अगर हम धारा प्रवाहित करेंगे तो वो कैसे होगा, दंड चुंबक की भांति कार्य करेगा। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक। अब देखो, परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र शून्य हो जाए, नहीं, परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र सभी जगहों पर समान रहेगा। परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र सभी जगह पर क्या होगा, समान। लेकिन बाहर में चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, 0। बाहर में चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या रहेगा, 0। देखो 0 दर्शा दी। समझ में आया? अब हमें इस व्यंजक में करना क्या रहेगा, परिनालिका, ये परिनालिका है, परिनालिका के अंदर किसी पॉइंट पर क्या निकालना है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। समझ में आया? तो इसको सिद्ध करने के लिए हमने क्या किया, इसमें एक आयत बना दिया। क्या बना दिया, एक आयत ए बी सी डी। इसके लिए हमने एक बंद आयत ए बी सी डी की कल्पना किया, जिसका पहला भुजा ए बी और सी डी, ए बी और सी डी परिनालिका के कैसे है, समांतर, और एडी और बीसी कैसे है, लंबवत। समझ में आया? ये पूरा था इसका कॉन्सेप्ट। क्या क्या हुआ है, पी क्यू आर एस क्या था, एक परिनालिका, पी क्यू आर एस एक परिनालिका है, इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। समझ में आया? उसके बाद फिर, अरे तुम लोग ऐसे क्यों करते हो, मेरा ध्यान डाइवर्ट हो जाता है इधर उधर, इसलिए मैं अटक रहा था। सुनो, पी क्यू आर एस क्या है, एक परिनालिका, आई धारा प्रवाहित हो रही, इसमें फेरों की संख्या को हमने क्या मान दिया, एन। समझ में आया? अब किसी परिनालिका को विद्युत धारा देते हैं, मतलब किसी परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो वो किसकी तरह काम करेगा, दंड चुंबक की तरह कार्य करेगा। तो परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान समान होगा सभी जगहों पर, लेकिन बाहर में चुंबकीय क्षेत्र का मान 0। समझ में आया? शून्य हो जाएगा। हमें क्या करना है,
परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। परिनालिका के अंदर, क्योंकि बाहर तो 0 हो गया, बाहर से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या हो चुका है, 0। हमें कहाँ निकालना है, परिनालिका के अंदर, अंदर में, क्योंकि अंदर में चुंबकीय क्षेत्र है, बाहर में तो 0 है। समझ में आया? तो उसके लिए हमने क्या किया, एक बंद आयत ABCD की कल्पना किया, जिसकी AB और CD भुजा क्या है, परिनालिका के समांतर, और AD और BC भुजा क्या है, परिनालिका के लंबवत। समझ में आया थ्योरी? ठीक, शुरुआत में कुछ इस तरह से बनेगा। ये क्या है, एक परिनालिका, इसमें फेरों की संख्या को क्या मान दिए, n। प्रवाहित होने वाली धारा क्या है, I। कौन सी धारा है, I। अब जैसे इसमें I धारा प्रवाहित करेंगे, किसकी तरह काम करेगा, दंड चुंबक। किसकी तरह काम करेगा, दंड चुंबक। क्योंकि इसमें धारा प्रवाहित करते चुंबक बन जाता है, वैसे इसमें धारा प्रवाहित करे दंड चुंबक की भांति कार्य किया। अब चुंबक का गुण आ चुका है, तो परिनालिका के जो अंदर है सभी जगहों पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, बराबर होगा, लेकिन बाहर में 0 होगा। हमें परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान बताना है, क्योंकि बाहर में 0 हो चुका है, बाहर से लेना देना नहीं, परिनालिका के अंदर बताना है। उसके लिए हमने क्या किया, एक छोटा सा आयत ABCD बना लिया, बनाया। AB और CD क्या है, इसके समांतर, और AD और BC क्या है, लंबवत। थ्योरी समझ में आ गया पूरा? अब निकालते हैं इसका डेरिवेशन, व्यंजक। चुंबकीय क्षेत्र क्या मानते हो, B वेक्टर। चुंबकीय क्षेत्र B लिखो, चुंबकीय क्षेत्र B वेक्टर का रेखीय, इसका आवाज आ रहा है, क्या था, कैसे हो गया, अभी तो इन डाला था। देखो, चुंबकीय क्षेत्र B वेक्टर का रेखीय समाकलन क्या क्या होगा, B वेक्टर इंटू, ये मेरे पूरा मार्कर क्या हो गया है, एक भी नहीं चल रहा से। देखो, ये लगा दिए क्लोज इंटीग्रेशन, मतलब बंद समाकलन। ये क्या बताएगा, पूरे का योग। किसका किसका निकालना पड़ेगा, देखो, B वेक्टर इंटू DL वेक्टर, B वेक्टर इंटू DL वेक्टर। अच्छा, ये तो पता होगी, आयत में कितनी भुजा होती है, 2 भुजा, 4। कितना भुजा, 4। पहला A से B, तो A टू B आया, प्लस B वेक्टर इंटू DL वेक्टर, B टू, प्लस B वेक्टर इंटू B, ये वेक्टर है ना, इस तरह से, ऐसे मैं फास्ट करने के लिए ऐसे कर दिए, C टू D, प्लस B वेक्टर इंटू C टू D आया। समझ में आया कि नहीं आया? क्या होगा, अरे सॉरी सॉरी, ये क्या होगा, D टू A। हाँ, इसको मान ली इक्वेशन नंबर, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ? अब देखो, एक एक करके सबका मान निकालो, कितना है, 1 2 3 4, चारों का अलग अलग निकलेगा। लिखना बंद कर लो, समझ लो, थोड़ा सा आसान होगा। A टू B, B वेक्टर इंटू DL वेक्टर, फॉर्मूला अपने को पता है, यहां दोबारा नहीं बताऊंगा। B वेक्टर इंटू DL वेक्टर क्या बनेगा, B DL cos थीटा, अगर क्रॉस रह जाता तो साइन थीटा लग जाता। ठीक, अब बताओ, A टू B, B इंटू DL, B इंटू DL, cos थीटा का मान कितना डिग्री रखना पड़ेगा, cos थीटा, पहले थीटा तो बताओ, 0 डिग्री। A से B तक कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, 0 डिग्री, तो cos 0 डिग्री। समझ में आया? अब cos 0 का मान पता है, 1 होगा, और B कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। मैं इतना हिस्सा मिटा रहा हूं चित्र का,
चारों समीकरण का मान निकालना पड़ेगा ना। बी डी एल, बी इंटू डी एल होगा, और cos 0 का मान कितना हो चुका है 1, तो वहां से ये बनेगा। अब b को क्या कर सकते हैं बाहर, क्योंकि कांस्टेंट है। मैं एक लाइन और ना लिखकर डायरेक्ट यहीं से कर रहा हूं, समझ जाओगे। b कांस्टेंट है, a टू b, अब क्या बचा अंदर में dl, क्योंकि cos 0 का मान कितना हो चुका, ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। समझ में आया, पहला लाइन क्लियर। दूसरा a टू b निकल गया, अब b टू c, b वेक्टर इंटू होगा b से c, b dl cos थीटा बनेगा। अब बताओ b से c कितना डिग्री रखना पड़ेगा cos थीटा के लिए, cos, अरे यहां एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री, ये सब कितना डिग्री एंगल बनाता है, कितना डिग्री आ जाएगा 90 डिग्री। तो क्या बना, अच्छा cos 90 का मान कितना होता है पता है, 0, कितना होगा 0, ये पूरा वाला वैल्यू क्या हो जाएगा 0, तो पूरा का गुणा करोगे आखिर क्या मिलेगा 0। समझ में आया, नहीं आया, ये होता है मान 0 1 1 0, ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये साइन और ये कॉस, साइन 0 0, साइन 90 1, कॉस 0 1, कॉस 90 0। देखो ना कॉस 0 लिए थे तो आंसर मान कितना आया था, कॉस 0 में 1 और कॉस 90 में 0 आया। मिति का भी 2 वैल्यू याद नहीं कर पाए हो अभी। ए से बी, बी से सी, अब सी से डी, बी वेक्टर इंटू डीएल वेक्टर, तो सी से डी, सी से डी, बी डी एल कॉस 0 डिग्री होगा, सी से डी, बी इंटू डी एल आएगा। अच्छा यहां पर चलो छोड़ दो इसको, सी से डी, बी बाहर आ जाएगा, क्या अंदर में क्या बचा डी एल, अंदर में क्या बचा डी एल। यहां पर देखो जो सी से डी है, सी से डी, बाहर में चुंबकीय क्षेत्र कितना रहता है 0, बाहर में चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा 0, शुरुआत में बताया था ना, परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र समान लेकिन बाहर में कितना होगा 0, तो यहाँ पर बी का मान कितना रखेंगे 0, बी मतलब चुंबकीय क्षेत्र, बाहर में चुंबकीय क्षेत्र कितना हो चुका है 0, तो पूरा वैल्यू क्या आ जाएगा 0 आया। इसको लंबा चौड़ा मत घुमाओ, यहीं से कर लो, सी से डी 0 इंटू डी एल क्या मिल जाएगा, समझ में आया। ये क्यों 0 हुआ, क्लियर हुआ, क्योंकि बाहर में चुंबकीय क्षेत्र 0। अब सी से डी हो गया, क्या बचा डी से ए, बी इंटू डी एल, बी डी एल, बी डी एल कॉस थीटा। अब बताओ यहां पर इतना कितना डिग्री बी डी एल, यहां मैं मान नहीं रखा था क्या, यहां मैं डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दिया था ना, cos 0 नहीं रखा हूं ना, समझ जाओगे। यहां कितना डिग्री बनाएगा 90 डिग्री cos, cos 90, cos 90 का मान फिर से क्या हो जाएगा 0, तो पूरा वैल्यू क्या मिल गया, समझ में आया क्या हुआ, क्लियर हुआ। अब देखो यहां पर एक चीज ध्यान देना, ए से बी, ए से बी, ऐसे तुम लोग बीच क्लास एकदम लगातार चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं और बीच में अचानक तुम लोगों का दिमाग जाग जाता है बात करने के लिए, कंफ्यूज वाले हो। ए से बी, ए से बी इसकी दूरी कितना बनना चाहिए, दूरी कितना बनना चाहिए x, क्योंकि सी से डी की दूरी क्या है, और आयत की सम्मुख भुजा क्या होती है समान, सम्मुख भुजा मतलब आमने सामने की भुजा बराबर होती है ना, तो जब ए से बी तक की दूरी x है तो सी से डी की दूरी भी x होगी, या सी से डी x है तो ए से बी भी x,
तो यहां पर हम डायरेक्ट इसको समीकरण b इंटू एक्स बना सकते हैं। समझ में आया? ये a बराबर में मत लिखना ना, ये पूरे इसके बराबर में है, नहीं तो क्या पता छाप दोगे तुम लोग। b इंटू एक्स, ये इक्वेशन नंबर 2। क्लियर हुआ? एक बार देखो, सबसे पहले किसके लिए निकाले? ए से बी, बी इंटू डीएल कॉस थीटा आएगा। कॉस थीटा का मान कितना डिग्री बना? 0 डिग्री। कॉस 0 का मान कितना होगा? 1। तो बी बाहर आ गया और अंदर में क्या बचा? डीएल। कॉस 0 का मान हो चुका है 1। अब ए से बी और डीएल, डीएल मतलब लंबाई, ए से बी तक की लंबाई क्या माने हैं? एक्स। तो क्या आ गया? एक्स। बी कांस्टेंट है बाहर, डीएल मतलब लंबाई, और ए से बी तक की लंबाई क्या होगी? एक्स, इसलिए एक्स। समझ में आया? उसके बाद बी से सी, बी से सी कितना डिग्री एंगल बना रहा है? 90 डिग्री। काम खत्म सीधा, क्योंकि 90 का मान ही 0 हो चुका है। 90 का मान cos 90 पूरा क्या हो गया? 0। तो 0 का गुना किए मतलब 0। तीसरा सी से डी बनेगा तो 90 डिग्री, सॉरी कितना डिग्री बनाएगा? 0 डिग्री। 0 डिग्री का मान कितना होगा? 1। 0 डिग्री का मान कितना होगा? 1 आएगा। लेकिन यहां पर बी लगा हुआ है, बी मतलब चुंबकीय क्षेत्र, और बाहर में चुंबकीय क्षेत्र का मान 0, तो पूरा का पूरा ही क्या हो गया? आया। उसके बाद डी से ए, कॉस कितना डिग्री बन जाएगा? 90 डिग्री। कॉस 90 डिग्री का मान 0 हो चुका है सीधा, तो फिर खत्म 0। समझ में आया कि नहीं आया? यहां कैसे हुआ है देखो एक बार, बी है तो बी, डीएल, डीएल का समाकलन क्या होगा? एल, dx का समाकलन x, dw का w, तो dl का समाकलन l। और लिमिट क्या है? a से b। लिमिट क्या है? a से b। अब a से b तक की दूरी क्या मानी है? x, तो वो इस तरह से निकलेगा। आया? यहां तक समझ में आया कि नहीं आया पूरा चीज? अब देखो, समीकरण 1 में सभी का वैल्यू पुट कर सकते हैं। समीकरण 1 में सभी का मान रखने पर मिल जाएगा। क्या दिया? बी वेक्टर इंटू डीएल वेक्टर होगा, बी वेक्टर इंटू डीएल वेक्टर। ए से बी, ए से बी क्या मिला? बी प्लस बी से सी वाले में 0, उसके बाद वाले में भी, और इसमें भी, तो पूरा का पूरा वैल्यू क्या हो गया? 0। समझ में आया कि नहीं यहाँ तक? है अभी बस नहीं, अभी शुरुआत। आया? एक बस याद रखना, शुरुआत में मान निकलता है, फिर बाकी का अपने आप 0 बन जाता है। क्यों? क्योंकि एक बार cos 90 बन जाता है तो 0 बन जाता है, दूसरा बाहर में चुंबकीय क्षेत्र 0 हो जाता है तो 0 बन जाता है, तीसरा फिर से cos 90 आ जाता है तो 0 बन जाता है। रहेगा? लिखोगे? लिखना तो पड़ेगा। ये यहां तक समझ में आया ना? ये समीकरण नंबर कौन सा बनेगा? 6। समीकरण नंबर 6। यहां पर अब ध्यान दो, फेरों की संख्या। प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या क्या है? n। शुरुआत में मान रखें, वो प्रति एकांक लंबाई का फेरो है ना, संपूर्ण फेरों की संख्या नहीं है। कुल फेरों की, कुल फेरों की संख्या, ये हमारे पास क्या है? b इंटू एक्स, बी इंटू एक्स होगा। एक मिनट, b इंटू एक्स कहां से है? देखो इधर ध्यान दो, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या क्या है? n। एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n, और हमने लंबाई क्या माना है? x। x x b तो चुंबकीय क्षेत्र है, तो कुल फेरों की संख्या क्या हो जाएगी? nx। एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n, तो x लंबाई में फेरों की संख्या nx। क्लियर हुआ ये? अब ये तो आ गया, प्रवाहित होने वाली कुल धारा, प्रवाहित होने वाली कुल धारा। ये बताओ, जैसे एकांक लंबाई में फेरों की संख्या हो गया n, और लंबाई क्या माने हैं? x। अब इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, तो धारा क्या हो जाएगा? I। समझ में आया? ये एक लंबाई,
इसके फेरों की संख्या क्या हो गई n, हमने टोटल लंबाई क्या मान दी x, तो टोटल क्या हो गया nx। अब सब में धारा प्रवाहित हो रही है तो धारा क्या हो जाएगा nxi। ठीक, कुल प्रवाहित होने वाली धारा nxi। समझ में आया क्या होगा nxi। अब एम्पियर का परिपथी नियम पढ़े हो, नहीं पढ़े हो तो उसी को पढ़ के आना पहले। एम्पियर के परिपथीय नियम, मछली मां, बी वेक्टर इंटू होता है क्या, क्या बनता है म्याऊ म्याऊ। हाँ सुनो, म्यू नॉट और आई, आई मतलब परिपथ द्वारा घेरी गई कुल धारा, आई मतलब परिपथ द्वारा घेरी गई कुल धारा। हाँ कुल धारा भूत वाला है। देखो म्यू नॉट परिपथ द्वारा घेरी गई कुल धारा, तो हो गया म्यू नॉट। यहाँ आई रहता है ना, म्यू नॉट आई, सही बोल रहे हो, लेकिन आई का मान क्या है, आई मतलब परिपथ द्वारा घेरी गई कुल धारा, वही तो लिखे हैं। चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर का रेखी समाकलन परिपथ द्वारा घेरी गई कुल धारा का म्यू नॉट गुना होता है, ये था एम्पियर का नियम। तो म्यू नॉट कुल धारा, कुल धारा क्या निकाले हो nxi, और डायरेक्ट आई बस लिखते तो nx हट जाता, इसलिए ऐसे बताया। समझ में आया यहां तक। ये कौन सा इक्वेशन बनेगा, समीकरण 7, ये समीकरण होगा। नहीं इसको मत मानो, जरूरत नहीं है। क्या हुआ? इसका मान तो जरूरत ही नहीं है। समीकरण 6 के बाद ये 7 वही है क्या, समीकरण नंबर 7। अच्छा ओए ध्यान दो, बी वेक्टर इंटू डीएल वेक्टर, ये इतना आया म्यू नॉट एन एक्स आई, और एक क्या निकालो बी वेक्टर इंटू डीएल वेक्टर बराबर बी इंटू एक्स। देखो समीकरण 6 और 7 का लेफ्ट साइड बराबर है क्या, तो राइट साइड भी क्या होगा म्यू नॉट एन एक्स आई बराबर बी इंटू एक्स, एक्स से कम एक्स, तो बी बराबर म्यू नॉट एन आई। समझ में आया, निकल गया व्यंजक क्या है, समझ में आया कि नहीं आया। देखो यहां तक निकाल लिए थे, उसके बाद कुल फेरों की संख्या क्या हो गई nx, कुल प्रवाहित होने वाली धारा nxi, एम्पियर के नियम से हमने निकाल लिया म्यू नॉट nxi। समीकरण 6 और 7 के लेफ्ट साइड बराबर, राइट साइड भी बराबर होना चाहिए, x से x कटा ही निकल गया। समझ में आया। शॉर्ट में देखो क्या क्या किए, सबसे पहले a से b के लिए b इंटू डीएल कॉस थीटा लगाए, तो कॉस थीटा कितना डिग्री बनेगा 0, कॉस 0 का मान 1, तो a इंटू बी, तो b a से b की दूरी क्या माने हैं x बन गया। दूसरा c से b, a से b, b से c, सॉरी ये b से c, b से c के लिए कितना लेना पड़ेगा cos 90, a b c d, b से c के लिए 90 और cos 90 का मान 0, तो ये पूरा वैल्यू। उसके बाद c से d, c से d, अब बाहर में b इंटू डी लगाते हैं, बाहर में चुंबकीय क्षेत्र 0, तो पूरा का पूरा वैल्यू कितना 0। फिर उसके बाद d से a, d से फिर से क्या बन गया cos 90, cos 90 का मान फिर से 0, तो पूरा का पूरा मान क्या हो गया 0। बचा क्या सिर्फ bx, क्या बचा सिर्फ bx, ये किसका मान है बी वेक्टर इंटू डीएल वेक्टर, क्योंकि सब मान को रखेंगे ना, तो ये निकला। अब हमने क्या माना बी वेक्टर इंटू डीएल वेक्टर, एम्पियर का नियम लगाएंगे अब, म्यू नॉट इंटू आई, आई मतलब प्रवाहित होने वाली कुल धारा, तो देखो एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n, टोटल लंबाई x, प्रवाहित होने वाली धारा i, दोनों बराबर है, ये भी बराबर होगा, x से x कटा, ये ऑलरेडी निकल गया। शॉर्ट में समझ में आ गया, बस प्रैक्टिस करोगे तो ऐसे ही इतना ही प्रैक्टिस करना रफ में, ठीक। कल पढ़ेंगे इसका थर्ड अनुप्रयोग।